A standing wave in organ pipe. आपको ये सिमिलरिटी से याद रह सकता है। यहां देख रहे हैं केस 1, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, इसका मतलब होता है ओपन एट बोथ एंड्स। ऐसा पाइप जो दोनों एंड पे खुला हो। मुझे ये बताइए, एल लेंथ के एक पाइप की आप बात कर रहे हैं, तो जो सिरा खुला है उस सिरे पे मॉलिक्यूल के ऑसिलेट करने के लिए काफी अच्छा फ्रीडम मिला है। तो उस सिरे पर आप कह दो एम्पलीट्यूड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, और यदि एम्पलीट्यूड बनता है डिस्प्लेसमेंट का तो दो एम्पलीट्यूड के बीच में क्या बनता है, एंटीनोड। दो एंटीनोड के बीच में कम से कम एक नोड का होना तो मस्ट है। दो एंटीनोड के बीच में कम से कम एक नोड। तो ये जब एक नोड और दो एंटीनोड वाला होगा तो इसके लिए आप देखेंगे यहां कितने λ/4 दिख रहे हैं। आधा लूप लेफ्ट साइड, आधा लूप राइट साइड, तो λ/4 दो दिख रहे हैं ना पहले वाले पाइप में। और ये किसके बराबर हुआ, एल के। लैम्डा किसके बराबर हो गया, 2l के। एफ किसके बराबर हो जाएगा, v/λ। कितना हो गया, v/2l। ये जब v/2l वाला आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस समय इसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और दूसरा नाम इसका क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा नाम है इसका फर्स्ट हार्मोनिक। यदि आप नेक्स्ट पाइप की बात करेंगे, वही पाइप है, नेक्स्ट ओवरटोन की बात करते हैं, तो दो एंटी नोड के बीच में मैंने दो नोड सोचा एक नोड के बदले। तो दो नोड सोचेंगे तो बीच में एक और एंटी नोड सोचना कंपलसरी हो जाए, क्योंकि नोड एंटी नोड क्या होता है स्टैंडिंग वेव में, अल्टरनेट। एक नोड के बाद एंटी नोड। सर आपने दो नोड क्यों सोचा, अरे यार पहले वाले में मिनिमम एक नोड तो होना था, तो दूसरे वाले में अगले में क्या देखोगे, तो दो नोड देख सकते हो। तो नोड वाले पॉइंट्स के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं तो यहाँ कैसे बनता होगा, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ये कितने λ/4 दिख रहे हैं आप लोगों को, एक लूप में होता है 2 λ/4, 4 λ/4। 4 λ/4 किसके बराबर हो गया, एल के। लैम्डा हो गया एल के। एफ हो जाएगा v/λ, v/l या 2v/2l। पहले वाले का डबल मल्टीपल ये आ गया, एफ हो गया ट्वाइस एफ नॉट। पहले वाले को फंडामेंटल यदि मैं कह लेता हूं तो ये ट्वाइस एफ नॉट आ गया, 2v/2l। इसका आप नाम क्या रखोगे ये विचार करो। और इसका नाम रख रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक।
v by l 2v by 2l, f equals to 2f naught, 2v by 2l। जहां जहां आपने नोड कहा वहां तो ये आप देख रहे हो ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर लेमडा बाई 4 किसके बराबर आ गया? एल के। लेमडा आ गया एल बाई एल के, सॉरी 4 लेमडा बाई 4 एल के बराबर आया। 4 4 कैंसिल आउट कर दो, लेमडा एल के बराबर आया। एफ वी बाई एल, 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वी बाई 2 एल, 2 एफ नॉट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो? यदि वही एल लेंथ का पाइप है, एंटी नोड और बीच में कितने नोड और ले लें? 3। और यदि 3 लेंगे तो बीच में ये एंटी नोड भी लेना होगा। अब बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट वाली सारी कहानी है, भूल मत जाइएगा। सर ऐसे बार बार क्यों याद दिलाते हो डिस्प्लेसमेंट वाले? क्योंकि प्रेशर वाला पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस पे है, तो जो एंटी नोड कहोगे डिस्प्लेसमेंट का वो प्रेशर का बनेगा नोड। अब यहाँ आप बनाते यदि चित्र तो कैसा होता? यहाँ कितने दिख रहे हैं? 2 कंप्लीट लूप है, 4, और किनारे हैं 2, लेमडा बाई 4, तो 6 लेमडा बाई 4 किसके बराबर? एल के बराबर, 2l बाई 3। एफ इक्वल्स टू v बाई लेमडा 3v बाई 2l, 3f नॉट। अब नाम बताओ क्या लिखने वाले हो इसका? सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। अगले वाले की कहानी बताओ। एल लेंथ, एफ हो जाएगा 4v बाई 12। इसके लिए क्या कर दोगे? थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक। सर फिर क्या करोगे? अरे इसमें 3 लूप बना दूंगा यार, और क्या करूंगा। सॉल्व करने का बड़ा मन करेगा तो 3 दूनी 6 2 8, 8 लेमडा बाई 4 इक्वल्स टू एल, लेमडा इक्वल्स टू 2l बाई 4, एफ इक्वल्स टू v बाई 2l बाई 4। क्या ये मैं मान के चलूं कि ये स्टैंडिंग वेव के फ्रीक्वेंसी लिखना समझ में आ गया? एक और आइडिया इसमें आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि यदि मैं प्रेशर को लेके डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? तो क्या लगता है? प्रेशर को लेके बनाऊंगा तो जो नेट नोड है एंटी नोड कर दोगे, और ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रेशर को लेके बनाएंगे तो जैसे प्रेशर वेव को लेके बना रहे हैं तो गौर करिए, जो आपने कहा था ना एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का, वो प्रेशर का क्या हो जाएगा? नोड। एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर का नोड, और बीच में एंटी नोड के बाद नोड होता था डिस्प्लेसमेंट का, और प्रेशर का होगा एंटी नोड। तो प्रेशर वाला यदि मैं बना रहा हूं ग्राफ, तो प्रेशर वाला ग्राफ ऐसा बनेगा फंडामेंटल में, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ समझ में आ रहा है? दोनों किनारे पे एंटी नोड, बीच में नोड। और ब्लू वाला किसका ग्राफ है? प्रेशर का, दोनों किनारे पे नोड, बीच में एंटी नोड। और जब आप प्रेशर वाले ग्राफ से एनालाइज करें, मान लो मैंने केवल प्रेशर वाला ग्राफ बनाया, तो प्रेशर वाले ग्राफ से एनालाइज करेंगे तो फिक्स्ड स्ट्रिंग वाला याद करो डायग्राम कैसा था? फिक्स्ड स्ट्रिंग वाला कैसा डायग्राम बनता था? क्या वैसा ही नहीं बनता था? और उनके लिए फॉर्मूला क्या लिखते थे? एफ लिखते थे v बाई 2l। नाम क्या रखते थे? फंडामेंटल।
एक बार फिर से देखो, यदि प्रेशर वाला हम बना रहे हैं तो प्रेशर वाला ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा बनेगा, 2 लूप। और वायर पे कैसा बनता था, यदि दोनों एंड फिक्स्ड होते थे तो तभी तो 2 लूप बनता था। फिर क्या कह देते थे, F इक्वल्स टू 2V/2L। याद करो, क्या धागे की तरह का डिजाइन यदि बना रहे हो, इसका मतलब आप प्रेशर वाला नोड एंटी नोड सोच रहे हो, धागे के जैसा यदि डिजाइन बना रहे हो, और उसके अलग फॉर्मेट में आप जा रहे हैं, अपोजिट π/2 के फेज वाला, मींस डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बन रहा है। फ्रीक्वेंसी एक ही आएगा, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का V/2L, फर्स्ट ऑर्डर टोन का 2V/2L, सेकेंड ऑर्डर टोन का 3V/2L। मतलब आप याद ये रखेंगे, इन ओपन ऑर्गन पाइप all even and odd harmonics are possible। ओपन ऑर्गन पाइप में इवन और ऑड सारे मल्टीपल हार्मोनिक है, सारे मल्टीपल मौजूद हैं V/2L के, 1V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, ये सारे वहां बन रहे हैं। यदि कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर टोन में कहां कहां बनेगा नोड, तो दोनों किनारे पे बनेगा प्रेशर का नोड और बीच में भी बनेगा प्रेशर का नोड। कहां कहां बनेगा डिस्प्लेसमेंट का नोड, तो डिस्प्लेसमेंट का किनारे पे बनेगा एंटी नोड, और बीच में 2 जगह बनेंगे नोड, λ/4 L/4 L/4 डिस्टेंस पे, सिमेट्रिकल होने के कारण फर्स्ट ऑर्डर टोन में। सर कैसे, देखो, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, ये किसका है, प्रेशर का। डिस्प्लेसमेंट वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। तो यदि कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर टोन में ऑसिलेशन हो रहा है किसी पाइप का, तो बताओ कहां कहां नोड बनेगा, किनारे से L/4 लेफ्ट साइड और किनारे से राइट से भी L/4 भीतर, राइट से भी L/4 भीतर और लेफ्ट से भी L/4 भीतर। क्या ये डिस्टेंस समझ में आया? यस सर। आप केस 1 देख चुके, तो केस 2 आता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसका मतलब होता है क्लोज्ड एट one end and open at other। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये मतलब नहीं कि दोनों तरफ से क्लोज। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या मतलब लिया गया है, एक किनारे पर क्लोज्ड और एक पे ओपन। अच्छा चित्र बनाइए आप, ये देखिए, एक तरफ हमने क्या किया, क्लोज्ड कर दिया, और एक तरफ हमने ओपन रखा। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो किनारे वाला यहां पर क्या बनने के चांस हैं, नोड, और दूसरे किनारे पर क्या बनना है, एंटीनोड, और नोड के बीच में और किसी का होना मस्ट नहीं है। यदि ये ठीक, तो इनका डायग्राम आप बनाओगे ऐसा, तो ये λ/4 किसके बराबर आ जाएगा, L के। तो लैम्डा कितना हो गया, 4L। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, V/4L। ये F0 कह देते हैं, इसे हमने क्या नाम दे दिया, फंडामेंटल। या नाम दे दिया फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरे वाले में क्या करेंगे आप, नोड एंटी नोड आपने डिसाइड कर लिया है, और क्या इसमें इंटर कर सकते हैं, केवल एक नोड या केवल एक एंटी नोड से काम चलेगा, एक पेयर इंसर्ट करना पड़ेगा नोड एंटी नोड का, कम से कम। तो कम से कम, तो अगला वाला डायग्राम आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो ये जो L लेंथ है, इसके लिए क्या कहेंगे, 3λ/4 L के बराबर, और F हो जाएगा
3v/4l। और इसका क्या नाम रखा गया है, याद करो। फर्स्ट ओवरटोन, हाँ सेकंड नहीं बालक, थर्ड हार्मोनिक। बगल में जो नंबर आता है वो वाला हार्मोनिक। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। ओनली odd harmonics are possible in closed organ pipe. Closed organ pipe. Only odd harmonics are possible in closed organ pipe. आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि दो नजरिए से देखना है। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट से देख रहा हूं, तो प्रेशर से कैसा डायग्राम बनाओगे? तो क्या प्रेशर वाला डायग्राम जस्ट अपोजिट दिखा आप लोगों को? प्रेशर वाला डायग्राम जस्ट अपोजिट दिख जाएगा आपको। ये ब्लू वाला प्रेशर का डायग्राम देखो, ये प्रेशर के लिए नोड इधर हो जाएगा और प्रेशर के लिए एंटी नोड हो जाएगा। केवल एक में मैं लिख के समझा दे रहा हूं, या तो चाहो अलग डायग्राम बनाओ या एक में ही ये समझ लो। प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, अलग, जस्ट नोड एंटी नोड में बदल जाएंगे, एंटी नोड नोड में बदल जाएंगे। सर इतने जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओगे, मैं कैसे समझूंगा? अरे घर में रफ कॉपी आपका है, कलम आपका है, आप चाहो 3 घंटे 300 डायग्राम बनाओ, रोकेगा थोड़े ना। ढंग से घर पे बनाइए 100-200 बार डायग्राम, तो आपके दिमाग में उतने ही स्पीड में आएगा। अच्छा सोचो, यदि मैं फंडामेंटल देख चुका, और कौन सा देख चुका, फर्स्ट ओवरटोन देख चुका, तो नेक्स्ट कौन सा बनेगा? सर आप नेक्स्ट अचानक कैसे सोच पाओगे? अरे मैं भी कहाँ सोच पाता हूँ यार, सबकी एक ही समस्या है। देखो मैं डिस्प्लेसमेंट वाला बनाना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट वाला बंद की तरफ नोड बना। पहला देखो, ध्यान से देखो, दूसरे वाली कहानी, दूसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरे में और क्या हो जाएगा, 2 लूप बना दूंगा, और क्या करूंगा। तीसरे वाले में 2 लूप बना दूंगा। आप गौर करिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 λ/4 हो जाएगा एल के बराबर। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5v/4l। क्या नाम रखा जाएगा, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन सारे हैं, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। क्या ऐसे ही बाकी बनाते चलोगे? अगला वाला चित्र कैसा बनना चाहिए, 1 2 3 लूप बना देते हैं। फील लाओ, कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 7, 7 λ/4 एल के बराबर। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7v/4l। क्या नाम रख दोगे, थर्ड ओवरटोन सेवंथ हार्मोनिक। क्या ये बहुत मुश्किल काम है या आ गया समझ में? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए डायग्राम बना सकते हैं, जस्ट अपोजिट वे में प्रेशर वेव के लिए बना सकते हैं। जैसे प्रेशर वेव के लिए आप बनाते तो ये ब्लैक वाला डायग्राम होता पहले वाले में, ये प्रेशर वेव के लिए। और धागा देखो, धागा एक तरफ फ्री होता, एक तरफ फिक्स्ड होता, तब क्या बनाया करते थे, याद करो, ऐसा ही नहीं डायग्राम बनता था प्रेशर वाला, वही प्रेशर वाला जैसा बनेगा। धागा यदि एक तरफ फ्री एक तरफ फिक्स्ड होता। और उनमें भी कौन कौन से हार्मोनिक बनते थे,
यही ऑड हार्मोनिक सारे बनते थे, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L। तो धागा एक तरफ फिक्स्ड और एक तरफ फ्री होता था। तो वैसा ही सिचुएशन है जैसा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, और एक ही जैसे वो फ्रीक्वेंसी बनते हैं, एक ही जैसे उनके नाम है। ये नाम ध्यान रखिए। यहाँ इस बात पे गौर करिए, ये क्लोज्ड एंड है, ये एम्पलीट्यूड है प्रेशर का। सर कैसे पता चला? अरे नोड है ना डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि मॉलिक्यूल को भागदौड़ करने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए फ्रीडम वहां नहीं मिला, बाउंड्री है, बंद है। ऐसे से आप याद रखो। अब आपसे कहेगा कि जब यहाँ इंसिडेंट होगा प्रेशर वेव या कंप्रेशन प्रेशर वेव आया, तो जो रिफ्लेक्ट होगा यहां से बाउंड्री से, वो कैसा होगा? इंसिडेंट कंप्रेशन प्रेशर वेव है। ध्यान से सुनिए, बाउंड्री पे दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं, तो सुपर इम्पोज होंगे तो यदि आने वाला कंप्रेशन है और जाने वाला रेयर फ्रैक्शन होगा तो दोनों मिलजुल कर क्या हो जाएंगे? जीरो। मतलब वो तो नोड बन जाएगा प्रेशर का, कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या चाहिए आपको? नोड चाहिए या एंटी नोड चाहिए प्रेशर का? एंटी नोड चाहिए प्रेशर का, तो प्रेशर को कैसे रिटर्न आना पड़ेगा? रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में या कंप्रेशन के फॉर्म में? परफेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन प्रेशर वेव, क्योंकि दोनों कंप्रेशन जुड़ करके मैक्सिमम और ज्यादा कंप्रेशन क्रिएट करेगा, मतलब प्रेशर का एंटी नोड बनेगा वो। क्या मैं इसको समझाऊं फिर से? तो ये क्लोज्ड एंड पे यदि ये कहानी आपके समझ में आ गया, तो इसी कहानी को ओपन एंड पे देखिए। तो यदि यहां पर हम कहते हैं नोड डिस्प्लेसमेंट का, एंटी नोड क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का, तो दूसरे सिरे पर क्या कहते हैं? एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का और प्रेशर का नोड। ये है ओपन एंड। ओपन एंड पे जब कंप्रेशन आएगा, इंसिडेंट कंप्रेशन, इंसिडेंट कंप्रेशन वेव, तो बताइए रिफ्लेक्ट कौन सा आएगा यहाँ? रिफ्लेक्टेड रेयर फ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड रेयर फ्रैक्शन क्यों आएगा? कैसे सोचा आपने? क्योंकि नोड बनना है, तो क्या जुड़ेगा कि नोड बन जाए? तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यदि सुपर इम्पोज होंगे तो नेट चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। कंप्रेशन माने प्रेशर का ज्यादा होना और रेयर फ्रैक्शन मतलब प्रेशर का कम होना, और वो दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? जीरो। रिफ्लेक्टेड रेयर फ्रैक्शन, हाँ, रिफ्लेक्टेड रेयर फ्रैक्शन वेव। ऊपर वाला कंप्रेशन आया है, हमने क्या लाया है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन यदि रेयर फ्रैक्शन ही लाते और रेयर फ्रैक्शन ही वापस आता तो दोनों मिल करके बहुत ज्यादा रेयर फ्रैक्शन नहीं हो जाता, वो तो एंटी नोड बना देता। यहां मुझे क्या चाहिए? नोड या एंटी नोड? ओपन एंड पे एंटी नोड या नोड? प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए हमने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किसके लिए यूज किया है? डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए तो यूज नहीं किया, प्रेशर वेव के लिए। तो अब प्रेशर वेव के लिए बताइए क्या होने वाला है? यदि कंप्रेशन वेव इंसिडेंट होगा तो ओपन एंड पे रिफ्लेक्ट होगा रेयर फ्रैक्शन वेव, जिससे कि उनके सुपर इंपोज होने पर नोड बन जाए। किसका नोड बन जाए? प्रेशर का। तो ये ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा फिर से बताइए, ये जो है फिर से देखिए आप आराम से सोच करके, ये क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का क्या होगा पहले कैसे सोचेंगे ये बताओ माइसा, आराम से सोच के बताओ क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगा। अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट का बताओ क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड? तो नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, तो प्रेशर का क्या बनना चाहिए? और प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। तो यदि मैं कहूं इंसिडेंट रेयर फ्रैक्शन, इंसिडेंट रेयर फ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन होना चाहिए या रेयर फ्रैक्शन?
तो यदि रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलकर के क्या हो जाएंगे, जीरो। तो जीरो हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नोड। तो क्या प्रेशर का नोड है, प्रेशर का क्या है, तो प्रेशर का एंटी नोड है, तो रिफ्लेक्टेड क्या होना चाहिए, परफेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड रेयरफेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेयरफेक्शन। फिर से सोच लीजिए एक बार कि बाउंड्री जहां है, बंद जहां है, क्लोज जहां है, वहां मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कहते हो कि नोड बनता है। मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोच के मैंने जब नोड कहा, तो प्रेशर के लिए क्या होगा रिद्धिमा, एंटी नोड। और प्रेशर के लिए यदि एंटी नोड होगा तो कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन वापस होगा क्या कार्तिक, और रेयरफेक्शन आएगा तो क्या वापस आएगा, रेयरफेक्शन। के तब कंफर्टेबल, अच्छा यहाँ पे हो, और तुम्हारा नाम बताओ यार, वेदांत। तो के तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी फिलहाल वेदांत आप मुझे बताओ कि ओपन एंड पे यदि कंप्रेशन आएगा तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, हाँ रेयरफेक्शन। और यदि ओपन एंड पे रेयरफेक्शन आएगा तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, कंप्रेशन, क्योंकि दोनों जुड़ करके जीरो हो जाए। ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, प्रेशर के लिए नोड है। आर्यन बालक एक बार और समझाओ, ये समझ में आया। यदि ये समझ में आया तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप उसे सही कर सकते हैं। यहाँ आगे स्टैंडिंग वेव के नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, एंटी नोड नोड कैसे बनता है, कहाँ बनता है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन में डायग्राम बना के उसे दिमाग में सेट करना है। ये आपका काम हुआ यहाँ जो आप करना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, तो V के लिए कौन सा फॉर्मूला, गामा RT बाई M यूज होगा। सोचो क्यों, क्योंकि ये एयर के वेव है, धागा वाला नहीं, अंडर रूट T बाई म्यू ढूंढ रहे हैं। और यदि ऑर्गन पाइप में ये देख रहे हैं तो उसमें गामा याद करो 1+2/f या CP/CV। F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी नहीं याद होगा। मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राई के लिए, नॉन लीनियर के लिए 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्मोडायनामिक्स में नाम सुना था इसका। तो आप जो भी यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। याद करो, आप लोग घर में कभी यदि सुराही देखे हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो सुराही को नल के नीचे यदि पानी भरने के लिए छोड़कर चले आए और घूम रहे हो घर में इधर उधर, आपकी जिम्मेदारी थी नल को बंद करना, तो क्या अचानक से साउंड सुन के आपको ऐसा पता चल जाता है कि गर्दन में पानी भर के ऊपर तक आ रहा होगा? कैसे पता चलता है? सुराही में स्पीकर लगा है कि वो बोल के बताएगा आ जाओ भर गया मैं, कैसे पता चलता है? तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, सुराही के गर्दन में यहाँ पर है एयर कॉलम, और एयर कॉलम कैसा बिहेवियर वहां शो करेगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला होता है V/4L। तो जब गर्दन में पानी भरती जाएगी तो L क्या होता जाएगा एयर कॉलम का, कम, और L कम होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो आपको तुरंत सुन के पता चल जाएगा, अरे भरने वाली है पानी, सुराही दौड़ के पहुंचे, बंद किया नल। दिमाग में आया वो फील कि पाइप के ऊपर में एयर कॉलम जो है वो ऑसिलेट करके साउंड जनरेट कर रहा है, और वो साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी V/4L। L जैसे जैसे कम होता गया, एयर कॉलम का लेंथ, सर पाइप का लेंथ पानी वाला बढ़ रहा है, अरे वो थोड़े ना ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करके साउंड कौन दे रहा है एयर में, एयर कॉलम। एयर कॉलम की लेंथ कम होती गई, फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर कम होता गया, V/4L वाला L। सर आपको कैसे पता चला V/4L ही होगा, मैं तो 5V/4L सोचूंगा, वही सोच लो, L तब भी कहां पहुंचेगा, डिनोमिनेटर। L कम होने लगेगा तो कौन सा बनेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, L कम होगा। तो इस तरह सुनकर हम डिसाइड कर लेते हैं। और वो सर आपने इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्यों कहा, भाई ऊपर तो खुला है, नीचे पानी का बाउंड्री है, इसीलिए एक ओपन सीधा और एक जैसे बाउंड्री होता था वैसे पानी ने बाउंड्री बनाया हुआ है। आप यदि इस बात को समझ पा रहे हो तो ध्यान रखिए, एक एक
एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि वेलोसिटी के लिए गामा पी बाई डेंसिटी रो वाला एक फॉर्मूला था, एक स्टेप पहले, याद करो, यही था ना, लाप्लास करेक्शन। यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, देख के फॉर्मूला मन में आएगा कि हाँ डिपेंड कर रहा है। तो आप एक स्टेटमेंट याद रखिए कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कमरे के भीतर का प्रेशर बदल जाए तो प्रेशर बदलने पर डेंसिटी भी निश्चित रूप से बदलेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा कि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर बदलने का असर साउंड के स्पीड पे नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यदि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ऑक्सीजन H2O बढ़ गए, तो H2O बढ़ गए तो जो मोलर मास होता है एवरेज वो कम हो जाता है। सर कम कैसे हो जाता है? तो बाकी जो एलिमेंट है ज्यादा जो डोमिनेट कर रहा है उनके मास इससे ज्यादा है, तो मोलर मास कम हो जाने के कारण गामा RT बाई एम वाला जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो केवल एक लाइन याद रखना है कि व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर velocity of sound do not vary with pressure. At constant temperature, velocity of sound do not vary with pressure. At constant temperature, velocity of sound do not vary with pressure. तो फिर फॉर्मूला आपके पास है गामा RT बाई एम, जो भी बदल रहा है वो बदल दो। एक पॉइंट और ध्यान रखना, यदि मिक्सचर आ गया तो एम मिक्सचर कहां से लाओगे, एम मिक्सचर कहां से लाओगे, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस M2। गामा मिक्सचर कहां से लाओगे वो भी बता रहा हूं, ध्यान देना, 1 प्लस 2 बाई F मिक्सचर। ये मत लिखना N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन गामा 1 प्लस गामा 2 N1 प्लस N2, ये वाला कतई मत लिखना, कतई मत लिखना। और F मिक्सचर के लिए मैं बता देता हूँ, F मिक्सचर कैसे लिखते थे, तो वो वही फॉर्मूला लगाते थे, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। और यहाँ लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ गैस। यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड मिक्सचर ऑफ गैस है तो गामा मिक्सचर RT बाई मोलर मास मिक्सचर। यदि मिक्सचर में आप हैं तो ये यूज करो, और यदि एक ही गैस है तो मिक्सचर से तो आपको कोई मतलब ही नहीं। तो कभी कभी वेलोसिटी ऑफ साउंड मिक्सचर में पूछ देगा, तो मिक्सचर में पूछ देगा तो क्या करना होता है, तो ऐसे हम देखते हैं। आप प्रेशर के फॉर्मेट में जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, टेम्परेचर वाला यूज करना है फॉर्मूला हमेशा। प्रेशर के लाइन में एक ही चीज याद रखिएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर या डू नॉट वेरी विथ प्रेशर। प्रेशर यदि बदलेगा तो डेंसिटी को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करो, पी जब डिराइव किया था आपने तो P इक्वल्स टू था 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो P और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो P डबल कर दो, डेंसिटी डबल करना पड़ेगा। प्रेशर हाफ कर दो, डेंसिटी हाफ हो जाएगा, तो रेशियो तो फिक्स ही आएगा। तो आप उसमें अकल मत लगाइएगा। बाकी कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए तो कोशिश करो प्रेशर से दूर हटें, जाए टेम्परेचर पे, गामा RT बाई एम यूज करें, ठीक है। और मिक्सचर यदि है तो गामा मिक्सचर और वो मोलर मास मिक्सचर यूज करो फॉर्मूला। हाँ बोलो। ह्यूमिडिटी वाले में एक लाइन लिखा हुआ है, अब याद तुम ये बताओ, घर तुम्हारा है रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जाड़े के मौसम में उसके व्हिसिल से ज्यादा डिस्टरबेंस होता है कि गर्मी के मौसम में? जाड़े के मौसम में ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, वो ज्यादा दूर तक ज्यादा स्पीड में वो ट्रेवल करता है। तो याद रखो ह्यूमिडिटी यदि है मौसम में, एटमॉस्फेयर में वाटर्स के प्रेजेंस ज्यादा है तो साउंड का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। एक लाइन में ये याद रखना है।
अब यहाँ इस बात पे गौर करिए, एक एग्जांपल में इसे थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, आप समझ पाए या नहीं। ये है एक जैसा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ H2 है और यहाँ O2 है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड V1 है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड V2 है। बताइए V1 बाय V2 क्या होगा? V1 बाय V2 वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो क्या होगा? तो कैसे देखेंगे? तो सॉल्व करते वक्त आप चेक करो, V1 लिखते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाई M1, और V2 लिखते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाई M2। सर आपने टी को क्यों नहीं बदला? अरे क्वेश्चन में कहा गया नहीं बदला, तो मैं क्यों बदलूं? तो M क्यों बदल दिया? अरे गैस अलग अलग है, डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही क्या आ गया? चेक करिए, V1 बाई V2 आ गया अंडर रूट M2 बाई M1, अंडर रूट 32 बाई 2, दैट इज 4। चेक कर लो, M2 पहले लिखना है, M1 बाद में लिखना है। ओके, M2H2 वाला तो इसमें नहीं है ना, इसमें पहले किसको रखा है हमने? अरे यार इसमें पहला कौन कर दिया यार, बदल दिया ना, इसमें पहले डब्बे में है हाइड्रोजन, ठीक ना? हाँ कोई नहीं, आइडिया मिल गया ना, तो सही है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझ गए हैं, तो एक काम करो, यहाँ हीलियम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पर है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन, और आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो बताना है। यहाँ पर है V1 वेलोसिटी ऑफ साउंड, और यहाँ है V2, V1 बाय V2 बताना है। तो V1 पहले लिख देता हूँ, गामा 1 + 2/3 5/3 RT, केल्विन में ले जाइएगा, बाय M दैट इज 4, V2 1 + 2/5 7/5 into R into 400/2, डिवाइड करिएगा, रेशियो आएगा जो भी आ जाए। सर आपको गामा कैसे पता चलता है? गामा लिखते हैं 1 + 2/F, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक है हीलियम गैस, तो 1 + 2/3 5/3 हो गया। डाइटॉमिक है हाइड्रोजन गैस, तो 1 + 2/5 7/5 हो जाएगा। गामा होता है 1 + 2/F, 1 + 2/F, तो गामा मोनोएटॉमिक लिख लो 1 + 2/3, गामा डाइटॉमिक लिख लो 1 + 2/5, और याद रखना आगे के लिए। ध्यान से देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक पाइप लेते हैं, इस पाइप में पानी भर लेते हैं, और बगल में एक स्केल लगा रहता है पाइप के, और इसके ऊपर में एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी में पता है। हाँ, यहाँ पाइप में पानी भरा हुआ है, वाटर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इवेंट ऑफ रेजोनेंस, ये है एक ट्यूब, मेटालिक ट्यूब, और उसमें वाटर है, वाटर फिल्ड मेटालिक ट्यूब। अब यहां मुझे ये बताइए, फर्स्ट इवेंट आपने क्या देखा कि इसको ऑसिलेट कर दिया, ये ऑसिलेट हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क, और उसके नीचे जो है, जो हमने पाइप रखे, उस पाइप के पानी को कम कर दिया, कुछ कम करना शुरू किया कंटिन्यूअस।
जब आपने कम करना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया, ये L1 लेंथ का एयर दिखने लगा कॉलम, और अचानक से पानी कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे, अचानक से L1 लेंथ के एयर कॉलम के आने पर लाउडनेस बढ़ गई। एनवायरमेंट में जहां हमारा ईयर है, कान, उसमें तेज स्वर, लाउड नॉइज आया। तो लाउड नॉइज कब आया होगा? तो एक सोर्स तो ट्यूनिंग फोर्स से आया कानों तक वाइब्रेशन, और दूसरा एयर कॉलम से आया, और दोनों एक जैसे सोर्स की तरह ऑसिलेट करने लगे थे। इसका मतलब कि यहां बन गया था एयर कॉलम में ऑसिलेट करते वक्त एक वेव स्टैंडिंग। तो फर्स्ट रेजोनेंस का इवेंट ये हुआ कि जो सोर्स होगा जनरेट करने वाला, वैसा ही फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव जनरेट यदि करेगा, तभी तो वर्ड यूज होगा रेजोनेंस। एक जैसे फ्रीक्वेंसी में होना के लिए टर्म यूज होता है रेजोनेंस। तो ये दो साउंड सोर्स हो गए, एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक एयर कॉलम, और इसी के कारण हमारे कानों में नॉइज लेवल बढ़ गया। तो हमारे पास ये रिलेशन आया। अब इसमें देखिए ध्यान से, सेकेंड इवेंट, आपने पानी का लेवल बदलना शुरू किया, पानी का लेवल बदलना शुरू किया तो कभी न कभी फिर से ऐसा होने वाला है। मान लो जब पानी इतना ही बचा, एयर कॉलम का लेंथ L2 हो गया, तो फिर से ऐसा हुआ। पहले तो L1 वाला था, F = V/4L1। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो वही है F, तो क्या V/4L2 के भी बराबर हो सकता है? V/4L2 के बराबर तो नहीं होगा, V/4L1 के बराबर था, L1 से L2 बड़ा है। हाँ, तो अगली संभावना क्या है? 3V/4L2 के बराबर हो जाना, क्योंकि ऑड मल्टीपल सारे जनरेट हो सकते हैं। तो ऑड मल्टीपल यदि सारे जनरेट हो सकते हैं तो चेक करो, ये ऐसा कुछ बना होगा, फंडामेंटल के बाद फर्स्ट ऑर्डर टोन से मैच कर गया होगा। तो दूसरी बार ये लाउड नॉइज सुनाई देगा। तो यहां हम एक रिलेशन देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशियो आ जाएगा L1:L2:L3, ऐसे ही आगे ये किसके बराबर हो जाएगा? 1:3:5। ये एक आइडिया हमारे सामने आ गया। यदि पहला रेजोनेंस 20 सेंटीमीटर के एयर कॉलम पे हुआ होगा, तो अगला रेजोनेंस 60 सेंटीमीटर पे होगा, और उसका अगला रेजोनेंस 100 सेंटीमीटर पे होगा। यहां पर हम चेक करें तो ये भी लिख सकते थे λ/4 = 1, अगले वाले में लिख सकते थे 3 λ/4 = L2। अलग अलग केस में अलग अलग ये लेंथ का, लैम्डा का रिलेशन हमारा आ सकता था। ध्यान से देखिए, यदि हमें ये आइडिया समझ में आ गया तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ध्यान देना, 660 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया गया एयर कॉलम में 330 मीटर पर सेकेंड। आपको बता गया, आपको इस एग्जाम्पल में नोट करिएगा अलग से, ये एग्जाम्पल चित्र बना के, फाइंड फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फाइंड फर्स्ट resonance length of air column, resonance length of air column। पहला लेंथ क्या होगा एयर कॉलम के रेजोनेंस का? ये 115 सेंटीमीटर का पाइप है, और पहला कॉलम क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये 115
सेंटीमीटर का पाइप ले लो, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी दिया गया है 660 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। L1 आपसे पूछा गया है, फर्स्ट रेजोनेंस एयर कॉलम लेंथ, फर्स्ट रेजोनेंस एयर कॉलम लेंथ। तो हम लोग इस एग्जांपल में सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं, ये बताइए। सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं? F इक्वल्स टू V बाई 4L1। F है 660, V है 330, 4L1, L1 हो गया 1/8 मीटर। सेंटीमीटर में कैसे देखेंगे? 1/8 इंटू 100, 12.5 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ कितने इवेंट हो सकते हैं? टोटल लेंथ कितना मैंने देखा है? 115 सेंटीमीटर। यहाँ कितने इवेंट हो सकते हैं रेजोनेंस के, ये बताना है। तो पहला हुआ 12.5, तो दूसरा कितने पे होगा? 36 या 37.5। तीसरा कहाँ पे होगा? 60 के आसपास। चौथा कहाँ पे होगा? 84 आसपास जाएंगे। उसी तरह बढ़ते चलो। पांचवा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पांचवा भी आएगा कि बाहर चला जाएगा? ठीक से मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 12.5 कितना हुआ? 12। अरे नहीं 5 इंटू नहीं, पांचवा फिफ्थ रेजोनेंस का ही। तो 1, 3, 7, 9, 11th बाहर चला जाएगा। 11 इंटू 12.5 देखो, 11 इंटू 12.5 बाहर चला गया। तो ये फिफ्थ वाला तो नहीं होगा, फोर्थ तक आएगा। फोर्थ वाला कितना होगा? अरे सर 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा ये कह रहे हो फर्स्ट इवेंट 1, सेकेंड इवेंट 3, थर्ड इवेंट 5, फोर्थ इवेंट 7 और फिफ्थ इवेंट 9। अच्छा 9 वाला चेक करते हैं। 9 इंटू 12.5 सिक्स्थ वाला इवेंट नहीं होगा। 9 इंटू 12.5 फिफ्थ इवेंट, ये कितना हो गया? इसके 5 हासिल से 112.5 चेक कर लो। इसका मतलब ये होगा। ठीक। तो 5 इवेंट ऐसे होंगे। आपसे पूछेगा कम से कम कितना वाटर कॉलम हो कि रेजोनेंस इवेंट हमें मिल सकता है। तो बड़ा से बड़ा एयर कॉलम ले लो, तो उसमें पाइप के लेंथ से हटा लो, वाटर कॉलम निकल आएगा 2.5 सेंटीमीटर। कहेगा ज्यादा से ज्यादा वाटर कॉलम कितना होगा कि हमें रेजोनेंस मिले? तो पहला एयर कॉलम ले लो, पाइप के लेंथ में से हटा लो, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर कॉलम मिल जाएगा। आइडिया समझ में आया या नहीं? कहते रहे हो यस सर, लेकिन ट्राई करके देख लो एक एग्जांपल में। ऑर्गेनिक की क्लास, ओहो सॉरी, अभी मुझे तो लगा जाने वाले हैं और ज्यादा टाइम तक। अभी के लिए मात्र इतना ही कहानी। थैंक यू, बाय बाय। कंटिन्यू रहेगा अगले टर्न पे। होमवर्क में मुझे रुकना पड़ रहा है। आप लोग होमवर्क के लिए क्या करना चाहेंगे? अच्छा अब आज पढ़ चुके हैं उस हिसाब से फिर एक बार देख लीजिए। HC वर्मा यदि हो तो शुरू के स्ट्रिंग वाले वेव में जाकर के बना लीजिएगा 20 से 40 के बीच वाले क्वेश्चन, 20 से आगे के सारे क्वेश्चन। 40 से आगे करेंगे कल के डिस्कशन में।